अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर है अबाउट टॉपिक सिलेक्शन। सबसे पहले तो हम इस चीज़ के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। टॉपिक सिलेक्शन बड़ी क्रूशल होती है, बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और इसके ऊपर यू गाइस शुड स्पेंड 5 to 7 to 10 मिनट्स। इवन अगर आपको स्पेंड करने पड़ते हैं तो आपको करने चाहिए। क्यों? बिकॉज वंस यू डन सेलेक्टिंग योर टॉपिक देर इज नो वे गोइंग बैक। कोई वापसी का रास्ता कोई नहीं है। आप एक टॉपिक चूज कर लिया, आपने आउटलाइन भी बना ली, आपने सारी उसकी बेसिक्स में से गुजर गए। ईशा, फिर आप वो गुस्से वाली हरकतें कर रही हैं। मैंने कहा था लेक्चर के दौरान क्वेश्चन मत किया करें, एंड पे क्वेश्चन किया करें। अगेन भूल गया ना बात। टॉपिक सिलेक्शन की मैं बात कर रहा था। जितना ज़्यादा आप जब आउटलाइन बना लें, या आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लिया, या थोड़ा सा टॉपिक लिख लिया, कुछ भी इस तरह का काम कर लिया, उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप बोलें यार हो इसके बारे में तो मुझे इतनी डिटेल में नहीं आता था, मुझे ज़्यादा करना चाहिए था, मुझे कोई और टॉपिक चूज करना चाहिए था, मुझे ये दूसरा टॉपिक ज़्यादा बेहतर आता है। इस तरह की चीज़ें, वो फिर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए आपको टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरे नंबर पे टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर इसलिए भी आपको टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए कि आपके टॉपिक ने डिफाइन करना है कि आप किस नजरिए के बंदे हैं, आपकी रीडिंग किस फील्ड की है, आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस किस फील्ड से है। ये सारी चीजें आपकी टॉपिक की सिलेक्शन से आइडिया हो जाता है कि आप किस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तीसरे नंबर पे टॉपिक सिलेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सीएसएस में पेपर चेकर मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंग्लिश के प्रोफेसर होंगे, ऑब्वियसली उनका बैकग्राउंड लिटरेचर का होगा। आपने कोई लिटरेरी टॉपिक चूज किया, आपने कोई फिलोसफिकल टॉपिक चूज किया, आपने कोई हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक, रिलीजन बेस्ड टॉपिक, किस तरह का टॉपिक आप चूज करते हो, इसका रीडर के रीडिंग एक्सपीरियंस पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और कितने अच्छे तरीके से कोई मैसेज आप कन्वे कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि फील्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग सुपरफिशियल नॉलेज के साथ जस्ट एक टॉपिक चूज किया और उस टॉपिक पे लिखना शुरू कर दिया। इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास नहीं होता उस फील्ड का, ना ही हम उस फील्ड की टर्मिनोलॉजीज से वाकिफ होते हैं। हम जब वो टर्मिनोलॉजीज फिर अपने राइटअप में यूज नहीं करते ना, तो वहीं से रीडर को पता चल जाता है कि इसके पास सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। चौथे नंबर पे ये ध्यान में रखिए कि क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी क्वालिटी मैटर करती है। आपके पास दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक ऐसा है जो कि वेरी कॉमन है, जो एवरी टॉम डिक एंड हैरी विल चूज, और उस टॉपिक के बारे में आपके पास को बहुत ज्यादा जो है ना एनालिटिकल और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी तरफ वो टॉपिक है जिसमें आपके पास क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, आपके पास मटेरियल तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जितना मटेरियल होगा वो इनफ होगा उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, उसकी बेस को कन्वे करने के लिए। तो मेरे ख्याल से यू शुड प्रेफर सेकंड वन। एक वो जिसमें क्वांटिटी ज्यादा है और एक वो जिसमें क्वालिटी ज्यादा है। आपने क्वालिटी को प्रेफरेंस देनी है, बिकॉज पेपर चेकर के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर वो आपका पेपर घुसाएगा और वो उसको आपके वर्ड काउंट दे देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके मटेरियल से, उसकी क्वालिटी से, उसकी प्रेजेंटेशन से, उसकी ग्रामर से, उसकी इंग्लिश से, ये सारी चीजों से उसने जज करना है कि आपको उसने पास करना है या नहीं करना। जो क्वांटिटी आती है वो आखिरी पैरामीटर्स में आती है कि आपने कितना ऐसे लिखा है। इसका ये मतलब ही हरगिज नहीं है कि वहां पे 1000 वर्ड्स का ऐसे लिख के आप आ जाएं, ठीक है। तो ये चीजें आपने जेहन में रखनी है। अब आते हैं, अल्लाह आपका भला करे, किस तरफ भला। एक तो ये मेरे खुले हुए हैं इतनी ज़्यादा विंडोज़, वो मैं बना रहा हूँ आजकल पेपर्स स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, लेकिन लेटर ऑन।
जब उनके टेस्ट हो जाएंगे फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जनरली डोंट्स ऑफ ऐसे हैं, जो काम आपने ऐसे में नहीं करना होता। उसमें सबसे पहली चीज, राइट अप के लिए दो मेजर टेक्निक्स हैं लिखने की। एक को शॉटगन टेक्निक बोलते हैं और एक को वन बुलेट टेक्निक बोलते हैं। शॉटगन टेक्निक क्या होती है? आप लोगों ने अक्सर वो सुना होगा, कश्मीर में पैलेट गन यूज करते हैं ये जो लोग एहतजाज करते हैं ना उनके अगेंस्ट। अब वो पैलेट गन होती क्या है? बेसिकली आपकी गन के अंदर एक पैलेट, वो क्या उसे कहते हैं, एक बुलेट होती है इतनी बड़ी सी, और उस बुलेट के अंदर छोटे 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 मेटल के पैलेट्स होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी, आप समझ लें, हम उसे उर्दू में पंजाबी में शरे कहते हैं। छोटी छोटी मेटल के बॉल्स होते हैं। अब जब आप उसको फायर करते हो उस गन को, आपका बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो जो जितने उसके अंदर हैं 70-72 शरे होते हैं वो ऐसे फैल कर जाएं, और आपका जो मूविंग टारगेट है, आपके पास स्टैटिक टारगेट नहीं है। जो एहतजाज कर रहे हैं लोग वो मोस्टली मूव कर रहे होते हैं, या जब आप वो करने जाते हो, लेने जाते हो ना, शिकार करने जाते हो, वहां पे भी आपकी मुर्गाबी या कोई भी सगा जानवर, परिंदा जो मूव कर रहा है उसको हिट करने के लिए आप वो शॉटगन यूज करते हो। आपका मकसद ये होता है कि आपने बहुत सारी बुलेट्स फायर कर दी, इस उम्मीद के साथ कि उन बहुत सारी बुलेट्स में से कोई ना कोई तो जाके टारगेट को हिट कर देगी। अब इंग्लिश ऐसे में शॉटगन टेक्निक किसे कहते हैं? ये तो मैंने वैसे आपको शॉटगन समझाई, शॉटगन होती क्या है। इंग्लिश ऐसे में भी इससे मिलती जुलती ही बात है। वो क्या है? ऑल दैट यू नो अबाउट अ टॉपिक, चाहे वो पेपर चेकर ने पूछा है, चाहे वो टॉपिक आपसे डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑल दैट यू नो वो सब कुछ ही आपने फायर कर दिया, जस्ट लाइक शॉटगन। किस उम्मीद के साथ कि इतने ज्यादा आर्गुमेंट्स मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं, तो इनमें से कोई एक आध तो उसे पसंद आएगा ही, कोई दो चार ही उसे पसंद आ जाएंगे। सो ये काम आपने ऐसे में नहीं करना होता। यू हैव टू राइट ओनली व्हाट इज आस्क्ड। जो चीजें नहीं पूछी गई, अननेसेसरी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं होती, या अगर कुछ आपने इस तरह की चीजें देनी भी होती हैं तो वो सेकेंडरी लेवल पर आती हैं, बिल्कुल एंड पर जाके आप कुछ इस तरह का डिस्कस कर सकते हो। इनिशियली आपका थ्रू आउट वन बुलेट टेक्निक होनी चाहिए। वन बुलेट टेक्निक क्या होती है? ये सिंगल टारगेट है, इट इज नॉट मूविंग, एंड दिस इज योर सिंगल बुलेट, यू हैव टू हिट द टारगेट विद दिस बुलेट। आपका सिंगल टारगेट आपका सेंट्रल आइडिया है, और आपकी इंफॉर्मेशन उस सेंट्रल आइडिया को हिट करेगी और पेपर चेकर को बताएगी कि आपने उसको वाकई ही कन्वे कर दिया है या उसको वाकई ही अचीव कर लिया है। सो ऑल दैट यू नो अबाउट अ टॉपिक, वो नहीं लिख के आना, सिर्फ उतना लिख के आना है जितना पेपर चेकर ने पूछा है। अक्सर स्टूडेंट्स ये काम करते हैं कि जो कुछ भी उन्हें आता होता है वो सब कुछ ही लिख आते हैं, ताकि अगले पे इंप्रेशन पड़ जाए, जी बड़ा नॉलेज है, जी बड़ी इंफॉर्मेशन है, जी बहुत लायक बच्ची है या लायक बच्चा है। यहां तक आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रही है? एक एक कमेंट कर दीजिए प्लीज। मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे आप लोगों के। ठीक हो गया, अब आ गए, समझ आ रही है। आप लोगों के जो CSS रिलेटेड दोस्त होते हैं, आपको उनको भी टैग करना चाहिए इस तरह की लेक्चर्स में, पोस्ट्स में। एक चीज हमेशा जेहन में रखिए, मुझे समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, मतलब मैंने एक स्टूडेंट का टास्क चेक किया तो, और वो टास्क मैंने फेसबुक पे शेयर कर दिया, मुझे अच्छा लगा। अब शी वॉज वेरी रिलक्टेंट। इसमें दो तीन वजूहत होती है। एक होता है वो बहाना होता है जी कि हमने घर वालों को नहीं बताया हुआ तो वो हमें उन्हें पता चल जाएगा। दूसरा ये होता है, अक्सर औकात स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा नॉलेज, हमारी जो डाटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो चोरी हो जाएंगे, हमारा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज वो चोरी हो जाएगा। तो ये बात जहन में रखिए, नॉलेज शेयर करने से कभी भी आपका इंफॉर्मेशन कम नहीं होगी, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी नहीं होती। आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, आपका वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स, आपका वे ऑफ कंपेयरिंग थिंग्स, हर चीज डिफरेंट है दूसरे लोगों से। सो शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो आपको शेयर करना चाहिए, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सब कुछ, जो कुछ भी आपके पास है। अच्छा,
दूसरे नंबर पे अक्सर स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्पेशली लिखते हुए। ये जर्नल डोंट्स ऑफ ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, जो जो मेरे ज़हन में आते रहेंगे मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये काम करते हैं कि बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस लेट अस टॉक अबाउट दैट, बिफोर राइटिंग अबाउट डेमोक्रेसी लेट अस डिस्कस the evolution of democracy. Before talking about current scenario of energy crisis, let us go into the history of this crisis. जो चीज पूछी नहीं गई उससे कभी भी इंट्रोडक्शन मत शुरू कीजिए। योर इंट्रोडक्शन इज सपोज टू बी, मतलब ये है, मैं जैसे आप में से किसी को बोलूं, फॉर एग्जाम्पल ईशा है, इसको मैं बोलता हूं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब ईशा अगर ये कहे आज से 25 साल पहले एक गांव था, उस गांव में एक बड़े मेहनती खानदान था, उस मेहनती खानदान ने बड़ी दुआओं के बाद उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को उन्होंने बहुत परवरिश की, उस बच्चे को उन्होंने ये किया, उस बच्चे को उन्होंने वो किया, उसका बड़ा ध्यान रखा, उसके बड़े लाड किए, फलान किया, टमकान किया, इस तरह की कहानियां लिख के एंड पे ये कह दे उस बच्चे का नाम ईशा था और वो मैं हूं। इस तरह का इंट्रोडक्शन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। Nobody would be waiting for you कि आप डायरेक्टली उस बात पे पता नहीं कब आओगे। इंट्रोडक्शन होता क्या है कि जो थीम है, जो एसेंस है टॉपिक का, आप डायरेक्टली उससे बात शुरू करो भाई, कि ये इसका मतलब है। वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू गो इनटू अननेसेसरी और इररेलेवेंट मटेरियल, स्पेशली इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अक्सर स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, तो इसको पता नहीं, उन्होंने कोई टर्म भी नाम दिया हुआ है घुमा फिरा के बात करने को, आई डोंट नो वो क्या कहते हैं। ये काम आपने नहीं करना। यू आर सपोज टू डायरेक्टली टॉक अबाउट द टॉपिक। ये जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है। जर्नलिज्म में आप इधर उधर की बातें घुमा फिरा के सेंसेशनलिज्म क्रिएट करके फिर आप मेन मुद्दे की बात करते हो। एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में ये काम नहीं होता। इसके बाद तीसरे नंबर पे, यू आर नॉट सपोज टू राइट स्किम्पी एसेज। स्किम्पी ऐसे क्या होते हैं? ब्रीफ ऐसे। ब्रीफ ऐसे क्या होता है कि जब आप ऐसे लिख के बाहर आ जाएं एग्जामिनेशन सेंटर से, तो आपके जहन में आए, ओ यार ये पॉइंट भी रहता है, मैंने ये भी लिखना था, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, ये था, ये था, ये था। ये काम आपने नहीं करना। When you're done writing, अभी जबकि आपके पास प्रैक्टिस का टाइम है, when you're done writing, ask yourself कि क्या चीज है जो मिसिंग है, जो इस टॉपिक में होनी चाहिए थी, क्या चीज मजीद मैं इसमें ऐड कर सकता था या कर सकती थी। ये चीज आपने जहन में रखनी है। नेवर एवर राइट शॉर्ट एसेज, मतलब 1000 वर्ड का आप ऐसे लिख के आने कि सर ग्यास ने कहा था कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि क्वांटिटी सेकेंडरी लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस है, क्वालिटी की जो है ना इंपॉर्टेंस, वो प्राइमरी लेवल की है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप उसकी लेंथ पे फोकस ना करें, लेंथ भी होनी चाहिए, और वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। सो यू आर नॉट सपोज टू राइट शॉर्ट एसेज। फिर तीसरे नंबर पे अक्सर स्टूडेंट्स को ये इशू भी होता है कि वो साइड ट्रैक हो जाते हैं। जब एक चीज कंटिन्यूटी में लिख रहे होते हैं ना, मतलब एक टॉपिक लिख रहे हैं, किसी पे ऐसे लिख रहे हैं, किसी चीज कोई कुछ भी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो मेन स्टांस से, मेन थीम से हटकर इधर उधर की बातें करनी शुरू कर देते हैं। आपने ये काम नहीं करना। अगर आपको आदत है मेन थीम से हटने की, या जब आप डिटेल में जाओ तो आप जो उसकी माइन्यूट क्या उसे कहते हैं इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, उनको आप इग्नोर कर दो। अगर आपको इस तरह की आदत है तो शुरू में स्केलेटन आंसर्स लिखने की कोशिश करें। स्केलेटन आंसर्स क्या होते हैं? चाहे आप करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, पाकिस्तान अफेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे की, IR की, पॉलिटिकल साइंस की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो क्वेश्चन पूरा मत लिखें, शॉर्ट आंसर लिखने की कोशिश करें। मतलब आउटलाइन बनाएं और हर पॉइंट को एक एक लाइन में जस्ट एक्सप्रेस करें। इस तरह आपको आदत पड़ेगी रेलिवेंट रहने की, टू द पॉइंट रहने की। हर पैराग्राफ, हर पॉइंट के बाद मेन टॉपिक को दोबारा देखें कि क्या आप उसके साथ जुड़े हुए हैं या आप उससे दूर हो गए। तो इस तरह आप उसको बेहतर बना सकते हैं। ये थे कुछ जर्नल डोंट्स ऑफ ऐसे। यहां तक समझ आ गई? अब चलते हैं आगे। मैं आप लोगों के साथ एक टाइम प्लानिंग शेयर करता हूं। ये टाइम प्लानिंग मेरे साथ बड़े भाई ने शेयर की थी, जो कि पुलिस सर्विसेज में है, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
ये मैंने कमेंट्स में शेयर किया है, लेटेस्ट मोस्ट कमेंट। इसमें सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के ऊपर 10 मिनट्स हैं, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर 10 मिनट्स हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरिंग ऐसे इसके ऊपर 20 मिनट्स हैं, राइटिंग आउटलाइन इसके ऊपर अगेन 10 मिनट्स हैं, राइट अप ऑफ ऐसे इसके ऊपर पूरे 2 घंटे हैं, और रिवीजन के लिए 10 मिनट हैं। अब ये सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और जस्टिफाई करूंगा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने इसी चीज को फॉलो करना है। आपके लिए कोई और चीज सूटेबल है, टाइम कुछ और सूटेबल है, तो आप उस टाइम लाइन को, टाइम लिमिट को लेकर चल सकते हो। इसी को फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है। अच्छा जी, पहले नंबर पे मैंने दिया सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, इसके ऊपर 10 मिनट। अब ये 10 मिनट मैंने क्यों दिए? बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट फेज। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं। जब आप ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर इज नो वे बैक, आपके पास कुछ भी जो है ना रिवर्स जाने के आपके पास चांसेस नहीं है। सो पहले ही जितना आप टाइम इसको दे सकें, अब लाजमी नहीं 10 मिनट पूरे के पूरे देने। अगर 5 मिनट में आपने डिसाइड कर लिया है टॉपिक को, तो आप 5 मिनट के बाद ही अगले स्टेप की तरफ जा सकते हो। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये अगला स्टेप, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरिंग ऐसे, ये ओवरऑल यहां तक 10, 10, 20 और 20, 40 मिनट है आपके पास। यानी कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया, उससे लेकर जब आपने आउटलाइन फाइनलाइज कर दी, ये बीच में आपके पास 40 मिनट है। पहले 40 मिनट में आपकी आउटलाइन मुकम्मल हो जानी चाहिए। उसके बाद राइटिंग आउटलाइन, उसके लिए 10 मिनट रखें, ये एंड पे जाके यूटिलाइज होंगे, ये यहां पे यूटिलाइज नहीं होने। फिर राइट अप ऑफ ऐसे के लिए 20 मिनट्स हैं और रिवीजन के लिए 10 मिनट है। इन चीजों को मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया टाइम प्लानिंग के हवाले से कि आपको किस तरह इजी हो सकता है ये काम करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप 2 टॉपिक्स में कंफ्यूज हो गए हो कि दोनों टॉपिक्स आपको आते हैं, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? वालेकुम सलाम जी। कैसे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम बाहर बोर्ड के ऊपर नंबर लिखा होगा, उनको कॉल कर लें। जी जी वो कहीं सैंपल लेने गए। जी जी। अब ये इस उल्लू के पट्टे की हरकतें चेक करें। इस जैसे बंदे का बंदा क्या इलाज करे? एक मिनट रुकिएगा जी। मैं इसको जरा ब्लॉक करके आऊं। कर दिए, कर दिए। आज मैंने चाय ठंडी नहीं करनी और आज मैंने गुस्सा नहीं करना। आज मैंने सिर्फ ब्लॉक कर देना है। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। कमिंग, हम बात कर रहे थे कि अगर आप 2 टॉपिक्स में कंफ्यूज हैं तो आपको करना क्या चाहिए? आंसरिंग शीट की बैक साइड पे चले जाइए और उन दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखने शुरू कर दें। जो भी आपके ज़हन में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, सेंटर में, पेज के सेंटर में लाइन लगा लीजिए। आधी साइड पे एक के पॉइंट्स लिखें, आधी साइड पे दूसरे के आर्गुमेंट्स लिखें। ये देखिए किसके आर्गुमेंट्स ज्यादा हैं, और ये भी साथ में देखिए कि किसके बारे में आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो लॉजिकल डाटा है वो ज्यादा है। कौन सा टॉपिक आप ज्यादा इंप्रेसिव वे में लिख सकते हो। जो भी आप वो वहां पे देखो, उसको आप डिसाइड कर लो। इसीलिए मैंने वो पहले आपको 10 मिनट दिए थे। अब आते हैं टुवर्ड्स आउटलाइन मेकिंग। आउटलाइन मेकिंग के 4 स्टेप्स हैं। इनिशियल स्टेज पे आपको ये चारों स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, चारों स्टेप में से गुजरना चाहिए ताकि आप वेरी वेल वर्स्ड हो जाएं इस काम में। लेकिन लेटर ऑन जब आप काफी सारे एसेज प्रैक्टिस कर लें, आउटलाइंस काफी सारी बना लें 15-20, तो फिर आप उन 4 में से 3 जो है ना वो स्टेप्स
फॉलो कर सकते हैं, एक बीच में से आप स्किप कर सकते हैं, वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूं वो कौन सा है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला टास्क आपका है, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। मेरे से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, इसलिए हर क्लास में एक आधा आ जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? क्योंकि मेडिकल फील्ड का बंदा हूं तो मेरे पास मेडिकल से रिलेटेड ही चीजें पड़ी हुई हैं। ये फर्ज कीजिए आपका या मेरा दिमाग है, ठीक है। अब इस दिमाग के अंदर डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, प्रोसेसिंग है, सब कुछ इसके अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? फर्ज करें दिस इज द टॉपिक, ये टॉपिक है, ये आपका ब्रेन है। आपने करना क्या है? अपने ब्रेन को आपने ये टॉपिक दिया, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, और साथ में उसमें स्टॉर्म ले आए आप। ये स्टॉर्म है, ये जनाब घूम रहा है आपका, वो अंदर उसके ना वो टॉपिक आपके ब्रेन के अंदर घूम रहा है। अब आपके ब्रेन के अंदर जिस जिस कोने में जो जो इंफॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये उसको मैग्नेट की तरह ग्रैस्प करता जा रहा है और आपको बताता जा रहा है। ये सिंपल प्रोसेस है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। मतलब क्या है? आपने अपने टॉप ब्रेन को बोलना है, यार दिस इज द टॉपिक विच आई हैव फाइनलाइज्ड, नाउ प्लीज गिव मी आर्गुमेंट्स अबाउट इट। होगा क्या? आपका ब्रेन जो है ना वो फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा, सोचना शुरू कर देगा। आपका काम है जो कुछ आपका ब्रेन सोच रहा है आप उसको लिखते जाइए, और ये अभी तक जितने भी काम करने हैं सारे आंसरिंग शीट की बैक साइड पे करने हैं, नीट साइड पे कोई गंद नहीं डालना। पेपर चेकर को अपनी मेहनत नहीं दिखानी कि मैंने ये इतनी मेहनत के बाद आउटलाइन बनाई है, सब कुछ रफ साइड पे करना है। कीप थिंकिंग एंड कीप राइटिंग। जो कुछ भी आपका जहन आपको रिकमेंड कर रहा है उसको लिखते जाइए। यू डोंट हैव टू थिंक कि ये रेलिवेंट है या नहीं है। ये फर्ज करें आपके पास पेज है, ठीक है, इसमें यहां पे एक पॉइंट है, इधर 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 इधर, जिधर जिधर आपका दिल करता है ना उधर उधर वो जो भी आपका जहन आपको पॉइंट्स दे रहा है वो उधर उधर लिखते जाइए। ये मत सोचिए कि ये पॉइंट रेलिवेंट है टॉपिक से या नहीं रेलिवेंट। क्यों? आपने ब्रेन को एक, ये देखें, आपने ब्रेन को ये टॉपिक दिया था कि इसके बारे में सोचो। जब आप ये सोचना शुरू करोगे ना कि ये रेलिवेंट है या नहीं है, तो बेसिकली आपने ब्रेन को एक और काम दे दिया करने के लिए। ये भी आपने बीच में घुसा दिया एक और चीज कि भाई ये सोचो कि इनमें से रेलिवेंट है कि नहीं है। तो फिर होगा क्या? आपका ब्रेन इस पे फंक्शनिंग शुरू कर देगा, इसको बैक बर्नर पे डाल देगा। वो ये सोचना शुरू कर देगा इज इट रेलिवेंट और इररेलिवेंट। जो उसकी वो हर कोने में से इंफॉर्मेशन कलेक्शन चल रही थी उसको वो वक्ती तौर पर रोक देगा और दोबारा आपको जीरो से नए सिरे से वो वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो डू नॉट थिंक अबाउट इट्स रेलिवेंस और इररेलिवेंस। जो भी आर्गुमेंट्स आपका ब्रेन आपको बताता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम ही ये है, वो सारे आर्गुमेंट्स आप लिखते रहें। डू नॉट वरी अबाउट टाइम, डू नॉट पैनिक। ये मत सोचिए कि साथ ये दूसरा बंदा है उसने तो आउटलाइन लिख भी ली है, उसने तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी लिख लिया है। हमें अक्सर चाहती है मारने की आदत होती है ना, इधर वो किधर पहुंचा है, वो किधर पहुंची है, वो भी देख लें। ये काम आपने नहीं करना। राइट वॉट एवर योर माइंड रिकमेंड्स, कीप दीज आइडियाज जंबल्ड, ऊपर नीचे दाएं बाएं सज्जे खबे हेठा होता, जिधर भी वो आते हैं उनको रखिए। डू नॉट नोट देम इन सीक्वेंस येट। इस प्रोसेस को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। जस्ट अपनी ब्रेन से उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? एक एक कमेंट कर दीजिए यहां तक समझ आ गई है तो। सिर्फ एक ही बंदे को समझ आई है? ठीक है, समझ आ रही है। मैं इतनी डिटेल में इसलिए बताता हूं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये ग्रास रूट लेवल की चीजें पता है, लेकिन मैं इसलिए भी बताता हूं कि कुछ लोग बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे होते हैं, तो उनको भी समझ आ जाए कि क्या करना होता है और कैसे करना होता है। अब सेकंड स्टेप है, इसको कहते हैं जंबल्ड आउटलाइन। ये वो स्टेप है जब आप प्रैक्टिस आपकी काफी हो जाए तो फिर आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं।
आयना आपने शेयर कोई नहीं की स्ट्रीम आज की, आपके ऊपर टॉप फैन आ रहा है लेकिन शेयर नहीं आ रहा। सज्जे खबे वो रिदम में इसी तरह बातें निकल आती हैं। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे, ये वो स्टेप है जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिस स्टेप को आप विद द प्रैक्टिस विद द पैसेज ऑफ टाइम स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इससे अगले स्टेप पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब इस स्टेप को बोलते हैं जंबल्ड आउटलाइन। इसमें आपने क्या करना है, जो कुछ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग से मिला, आपने चूंकि वो रफ लिखा हुआ था, उस सारे रफ को सिर्फ लाइंस में लिखने का नाम, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, आर्गुमेंट्स उठाते जाइए और लाइंस में लिखते जाइए। यहां पे भी यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि ये क्या उसे कहते हैं, रेलिवेंट है या नहीं है। ये भी नहीं सोचना कि उनको प्रायोरिटाइज करूं, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। उनको कोई नंबरिंग आपने नहीं देनी, उनको लाइंस और सीक्वेंस में लिखने का नाम जंबल्ड आउटलाइन है। इस दौरान जब आप ये काम कर रहे होंगे, जंबल्ड आउटलाइन वाला काम, तो नए आइडियाज आपके जो है ना वज़ेन में इमर्ज करेंगे, नए उसी टॉपिक से रिलेटेड नए आइडियाज आएंगे, आप उन आइडियाज को भी ऐड अप कर सकते हो। ये सिंपल इतना सा काम है। सेकंड स्टेप ये है जो कि लेटर ऑन आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको जंबल्ड आउटलाइन कहते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस वन इज द क्रक्स ऑफ टूडेज लेक्चर। ये जो अभी मैं पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसको नाम मैंने दिया हुआ है रफ आउटलाइन का। ये आपकी फाइनल आउटलाइन की रफ फॉर्म है, जो आपने आखिरी आउटलाइन फाइनलाइज करनी है, उसकी रफ फॉर्म है ये। इसमें आपने करना क्या होता है, बेसिकली इसमें आपने पहला काम ये करना होता है, यू हैव टू मेक पिलर्स ऑफ द एसे। पिलर्स क्या होते हैं? जब आपने घर बनाना होता है, सबसे पहले आप मैप जब बना लेते हो, तो आप सबसे पहले उसकी बुनियादें बनाते हैं, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, इस घर में क्या क्या चीजें बनानी है, क्या क्या चीजें नहीं बनानी, वो उसकी बुनियाद डिफाइन करती है। कोई ऐसा बंदा जिसको आपके घर के मैप का आइडिया नहीं है, उसको भी अगर आप बुनियादें बनाकर उस अपने घर वाली जगह दिखाएंगे, बुनियाद बना के, उसको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि दिस इज सपोज टू बी गैराज, ये आपका ड्राइंग रूम हो सकता है, ये टीवी लाउंज होगा, ये किचन हो सकता है, ये लिविंग रूम हो सकता है। एक रफ स्केच बन जाता है उसको भी। दैट इज व्हाट आउटलाइन इज फॉर, दैट इज व्हाट योर क्या उसे कहते हैं, बुनियाद इज फॉर। किसी भी घर की जो आप नींव, पंजाबी से हम लोग नी कहते हैं, नी बना लेना उसको। अब आपने ऐसे में पिलर्स क्या होते हैं, जैसे उस बुनियाद में पिलर्स है ना, दीवारें आपने खड़ी की हैं, उन स्ट्रक्चर्स की लिमिटेशन डिफाइन कर दी है। इधर इतना सा ये डिस्कस होगा, इधर इतना सा ये होगा, इधर ये वॉशरूम, इधर इतना, हर एक चीज को डिफाइंड लिमिट में बता दिया, और ओवरऑल बाहर एक बाउंड्री बना दी कि ये इज गोइंग टू बी अवर हाउस। दैट इज व्हाट योर पिलर्स स्टैंड फॉर। आपने पिलर्स से ये डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक आ गया एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। नाउ इसकी बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं, लेकिन आपने डिफाइन करना है कि आपने कितना को लिखना है। हिस्ट्री भी आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स भी आप लिख सकते हो, गवर्नमेंट्स ने क्या क्या एफर्ट्स पुट की वो भी आप लिख सकते हो, कहां पे हम लोगों ने लैग किया वो भी आप लिख सकते हो, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है वो भी आप लिख सकते हो, क्या होना चाहिए था वो भी आप लिख सकते हो, क्या करना चाहिए फ्यूचर में, मतलब सजेशंस, वो भी आप लिख सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप उस टॉपिक में लिख सकते हैं, लेकिन आपने पहले पिलर्स डिफाइन कर लेने हैं कि भाई मैं सिर्फ, अगर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान आ गया तो मैं सिर्फ क्राइसिस की कॉजेस देखूंगा, क्यों हुआ, क्यों। दूसरे नंबर पे ये देखूंगा उसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया, या दूसरे नंबर पे मैं ये देख सकता हूं कि एनर्जी क्राइसिस के इंपैक्ट्स क्या हैं। तीसरे नंबर पे उसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया, और चौथे नंबर पे उसको मैं सजेशंस कुछ दे सकता हूं कि भाई इसको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये क्या है बेसिकली, ये मैंने पिलर्स डिफाइन कर दिए, ये मैंने वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जो कि अननोन बंदा जो पेपर चेकर है, वो जैसे ही आउटलाइन देखे, जैसे ही वो बुनियादें देखे, उसको आइडिया हो जाए ये चीज है, ये चीज है,
इतनी चार ही चीजें बस इसने डिस्कस करनी है इस पेपर में, और उन चार आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो आपको जज करेगा। अब आपने करना क्या है, यू हैव टू मेक, पहला पिलर आपका इंट्रोडक्शन का होता है, दैट इज योर फर्स्ट पिलर। ऊपर आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, ये सारे काम अभी आप रफ साइड पे कर रहे हो, कीप दैट इन माइंड। ऊपर आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब उसके नीचे अब जो मैं पॉइंट बताने लगा हूं ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें तो ना दें। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट कि आप उस इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर दो कि आप उसमें कहना क्या चाह रहे हो, एक या दो सेंटेंसेस में, और दूसरा पॉइंट थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट वो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो मेनली होती क्या है। दैट इज योर पॉलिसी अबाउट द टॉपिक, योर स्टांस अबाउट द टॉपिक। सो बेसिकली आपने करना क्या है, इंट्रोडक्टरी पिलर बना लिया, और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसके सब पॉइंट्स, एक या दो उसको सब पॉइंट्स दे सकते हैं, अगर चाहें तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने 4 से 5 इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव पिलर्स ऑफ द एसे बनाने हैं। व्हाट डू आई मीन बाय इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव? एक, जैसे मैंने मिसाल दी, शाहजेब भाई थोड़े से आस्ता बोलें प्लीज, थैंक यू। अच्छा, जैसे कि मैंने मिसाल दी कि आप एनर्जी क्राइसिस में एक आपने कॉजेज डिस्कस कर ली, इम्पैक्ट डिस्कस कर लिए, उसके रेमेडियल मेजर्स या जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, और आखिरी आपने सजेशंस डिस्कस कर ली। अब एक वे ये है कि आप जस्ट ये लिख दें कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, इम्पैक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस, फलाने ऑफ एनर्जी क्राइसिस, टमकाने ऑफ एनर्जी क्राइसिस। इससे होगा क्या कि जो रीडर है, अगर मैं रीडर हूं तो मुझे वो चीजें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। एक बच्चे ने इस तरह लिखा हुआ था, दूसरे बच्चे ने इस तरह लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस की बजाय उसने ये लिख दिया है व्हाट हैज बीन ऑन द बैक बर्नर ऑफ दिस क्राइसिस, या व्हाट हैज बीन द, what were the issues that brought about this menace, what were the issues that brought about this क्या उसे कहते हैं ड्रैगन, और जो भी आप उसे नाम दे लें। अब खाली कॉजेज लिखना और या उसको इस तरह खूबसूरत करके बयान कर देना, इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव चीज बनाना। मतलब आप कोई बुक रीडिंग जब आप कर रहे होते हो, उसके जब आप कंटेंट्स में जाते हो, वो कंटेंट्स ही आपको या अट्रैक्ट कर देते हैं या बोर कर देते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा आपका, फॉर एग्जांपल आपने वो लिखा था इंपैक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस, उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो द डैमेज दिस क्राइसिस हैज डन। बात वही है, मतलब भी उसका वही है, लेकिन बयान करने से वो खूबसूरत हो गया, पढ़ने वाले का दिल करेगा यार ये डैमेज में इसने क्या लिखा है। एक बंदे ने सिर्फ ये लिखा था कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस और इंपैक्ट्स, दूसरे ने उसको खूबसूरत करके लिख दिया। इस तरह आपने पिलर्स ऑफ द एसे बनाने हैं, और हर पिलर के नीचे 4 से 5 लाइनें खाली छोड़ देनी है। मतलब आपने इंट्रोडक्शन लिखा इधर, उसके नीचे 3 लाइनें खाली छोड़ दें अगर आपने उसमें कुछ लिखना है तो। अगला पिलर आपने कॉजेज का दिया, उसके नीचे फिर 3-4 लाइनें खाली छोड़ दें। फिर अगला पिलर आपने रेमेडियल मेजर्स का दिया, फिर 3-4 लाइनें खाली छोड़ दें। अब आपने करना क्या है, जो जंबल्ड आउटलाइन आपके पास आई थी, जिसमें आपके पास आर्ग्यूमेंट्स सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपने सारा डाटा वहां पे लिखा था, उस डाटा को इन जो पिलर्स आपने बनाए इनके नीचे जो 3-3, 4-4 लाइनें छोड़ी हैं, उनमें पुट अप करना शुरू कर दीजिए। जो इंफॉर्मेशन कॉजेज से रिलेटेड है वो कॉजेज में डाल दीजिए, जो रेमेडियल मेजर से रिलेटेड है वो रेमेडीज में डाल दीजिए, जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव या सजेशन से रिलेटेड है वो सजेशन वाले पिलर में डाल दीजिए। आपके जो ये जितने भी पॉइंट्स और आइडियाज है ना, ये हमेशा मेन टॉपिक के सेंट्रल आइडिया से रेलिवेंट होने चाहिए। आप कभी भी एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान अगर आ गया ना, तो आप कभी भी उसमें ये नहीं लिखेंगे द कंपैरिजन ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन द रीजन विद पाकिस्तान। भाई उसने वो पूछा ही नहीं है, सो यू नॉट सपोज टू मेक दैट काइंड ऑफ पिलर। सिर्फ वो आइडियाज और वो पॉइंट डिस्कस होंगे जो उस उस मेन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। फिर हर पिलर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आगे 3 या 4 पिलर्स बनाए, उसके नीचे आखिरी पिलर आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ का होता है, कंक्लूजन आप लिख देते हो। यानी कि टोटल आपने इस टॉपिक से रिलेटेड 6 पिलर आपने बना दिए।
हर पिलर के नीचे 4 से 5 आर्ग्यूमेंट्स आपने वो जंबल्ड आउटलाइन से उठा के यहां पे घुसा दिए। अब आपने उन आर्ग्यूमेंट्स को, चूंकि आपने सीक्वेंस नहीं देखा था, जस्ट वहां से उठाया, जो कॉज थी वो कॉजेस के नीचे, जो रेमेडीज थी वो रेमेडीज के नीचे आपने जस्ट पुट अप कर दी। अब हर एक को सीक्वेंशली और सिस्टमैटिकली नंबरिंग दे दीजिए। मतलब 5 कॉजेज हैं, जो मोस्ट प्रेसिंग कॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, जो सबसे बड़ी कॉज है, वो पहले नंबर पे होनी चाहिए ना। हो सकता है आपने वो तीसरे नंबर पे लिखी हुई हो, तो उसके आगे 1 लिख दी कि इसको मैंने पहले नंबर पे शिफ्ट करना है। जो तीसरे नंबर वाली है उसको मैंने दूसरे पे करना है, जो चौथे वाली है उसको मैंने तीसरे पे करना है। इस तरह उनको सीक्वेंशली और सिस्टमैटिकली नंबरिंग दे दीजिए, ताकि जब आप फाइनल आउटलाइन बनाएं तो आपको पता हो कि मैंने कौन सा आर्गुमेंट किस प्रायोरिटी से डिस्कस करना है। यहीं पे आप उन आर्गुमेंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। कटिंग आपको अलाउड है। नए आइडियाज अगेन आपके जहन में आएंगे, उनको भी आप इसमें एड अप कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू मेक अ रफ स्केच ऑफ योर आउटलाइन। यहां तक समझ आ गई? एक कमेंट कर दीजिए अगर समझ आ गई है तो। आज तो मेरे गले में दर्द हो गई है। ठीक हो गया। क्वेश्चंस एंड पे आखिरी पॉइंट है वो सुन लें, फिर आपको जो सख्ती से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप मुझे एंड पे बता दीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ। इसको कहते हैं फाइनल आउटलाइन। आपने जो रफ आउटलाइन बना ली, उसमें चूंकि आपने कटिंग भी की, उसने आपने वो सीक्वेंशियल नंबरिंग भी दी, सब कुछ वो काम किए। अब उसको आपने नीट करके लिखना है एज पर प्रायोरिटी। जो फाइनलाइज फॉर्म आप चाहते हो उसको नीट करके लिखना है। लेकिन अभी तक आपने इसको आंसरिंग शीट की बैक साइड पे ही लिखना है, फ्रंट साइड पे अभी नहीं इसको शिफ्ट करना। इसकी रीजन क्या है वो आगे जाके मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, ये ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि जब आप कंटिन्यूसली एक चीज के बारे में सोच रहे होते हैं या आप कंटिन्यूसली एक चीज के बारे में लिख रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन कंटिन्यूसली आपके वो डिफरेंट कोने खोद रहा होता है और आपको समटाइम्स ऐसा होता है बहुत से खूबसूरत किस्म के नए आर्गुमेंट्स भी दे देता है। अब अगर तो आपने अपनी फाइनल आउटलाइन नीट फॉर्म में फ्रंट साइड पे लिख ली हुई और उसके फौरन बाद आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुरू कर दिया हुआ, तो यू डोंट हैव एनी चांस कि आप कोई भी खूबसूरत आर्गुमेंट उसमें एड अप कर सकें। लेकिन अगर आपने आउटलाइन नहीं लिखी हुई और शुरू में उसके लिए जगह छोड़ी हुई है, तो फिर होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने 12 पैराग्राफ लिख लिए, 13वें पैराग्राफ के जगह पे पहुंच के आपके जहन में एक बड़ी खूबसूरत आता है, आर्गुमेंट आता है। आप क्या करेंगे, जो बैक साइड पे आपने फाइनल आउटलाइन बनाई थी ना, उस पे, उसी जगह पे जहां पे आपके जहन में वो आर्गुमेंट आया 13वें पैराग्राफ की जगह पे, वो पॉइंट ऐड कर लेंगे। ये आपके पास एक, आप उसे कह सकते हैं स्पेस है या एक चांस है नई चीज को ऐड अप करने का, ये नए पॉइंट्स को उसमें करने का। अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपने वो फाइनल आउटलाइन बना ली और वो 20 लाइनों के ऊपर पूरी आई, मिसाल के तौर पर। आपने शुरू में क्या करना है, आपने टोटल 20 प्लस 4 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ देनी है। 24 लाइनें छोड़कर आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना शुरू कर देना है। अब ये जो 4 एक्स्ट्रा लाइंस हमने छुड़वाई हैं, वो इसीलिए छुड़वाई हैं कि 3 या 4 आर्गुमेंट्स जो आपके ज़हन में आ सकते हैं वो आप उसमें ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में 3-4 आर्गुमेंट्स नहीं आए, तो फिर आप उस स्पेस को फिल कैसे करेंगे
जब आपका एक पिलर खत्म होता है उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दें आउटलाइन में, अगला पिलर लिख लें, फिर एक लाइन छोड़ें, अगला पिलर लिख लें, फिर एक लाइन छोड़ें, तो 3-4 पिलर्स में ऑटोमेटिकली 3-4 लाइंस आपकी वो जो है ना वो मैनेज हो जाएंगी। अब मैंने शुरू में जो आपको टाइम प्लानिंग बताई थी उसमें मैंने 10 मिनट रखे थे आउटलाइन के राइट अप के लिए। अगर आप उसको दोबारा देखें, 10 मिनट्स थे आउटलाइन के राइट अप के लिए। वो राइट अप के 10 मिनट्स आपने एंड पे यूटिलाइज करने हैं, मतलब आखिरी 20 मिनट, 10 मिनट आउटलाइन लिखने के हैं और 10 मिनट रिवाइज करने के हैं। उस 10 मिनट में आपने बैक साइड से उस आउटलाइन को फ्रंट पे शिफ्ट कर देना है, और जो 10 मिनट रिवीजन के हैं उसमें आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इन 3 चीजों को मेनली देखना है कि इनमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो, ना ग्रामर की, ना स्पेलिंग की, ना स्ट्रक्चर की, ना कॉमा की, या किसी भी चीज की। यहां पे गलतियां गलत इंप्रेशन डालते हैं पेपर चेकर के जहन में, तो आपने यहां की गलतियां अवॉइड करनी है। 10 मिनट मैंने इसलिए उसकी रिवीजन के लिए रखे थे। ये था आज का लेक्चर ऑन हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक एंड हाउ टू मेक एन आउटलाइन।